जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद की गिरफ्तारी का आप सबको पता चल चुका है। 48 घंटे से ज़्यादा का वक्फा बीत गया, लेकिन कहाँ हैं वो लोग जो साथ पकड़कर के हाथ दुहाई देते थे साथ चलने की। आज बहुत से ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि उमर खालिद और उनके परिवार वाले और समाज वाले ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं, जो कभी साथ चलते थे, जिन्होंने वादे इस बात के किए थे कि जिएंगे मरेंगे एक साथ जनता के लिए, देश के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए जो लोग निकले थे, आज न जाने कहाँ गुम हो गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बुलाया गया, समन भेज करके बुलाया था उमर खालिद को। उन्होंने जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी लगभग 10 से 11 घंटे के बाद अमल में लाई गई। देश के आज जो हालात चल रहे हैं उन तमाम मामलात पर भी, और जिस तरीके से दिल्ली दंगों के नाम पर एक एक करके लोगों को यूएपीए में, एनएसए में बुक किया जा रहा है, उन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे साथ इस समय विनय दुबे मौजूद हैं और साथ साथ मोहित शर्मा और पंकज श्रीवास्तव, तीनों लोग हैं। इनसे एक एक करके बात जानना चाहूँगा और जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं उन सब पर इनकी राय जानूंगा। विनय दुबे, बहुत बहुत स्वागत है, मुंबई से आप दिल्ली पहुंचे एक मरतबा फिर। धन्यवाद। विनय, पूछना चाहूँगा, आपने देख लिया कि 3 लड़कियों के कहने पर, यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तो सीताराम येचुरी का, प्रोफेसर अपूर्वानंद का, भानु प्रताप का, योगेंद्र यादव का, जयंती घोष का और न जाने कितने लोगों का नाम डाल दिया गया, लेकिन एक नाम जो कि गुलफिशा, देवयांगना और नताशा ने जो लिया, उन तीनों लड़कियों ने उमर खालिद का। आज उमर खालिद को गिरफ्तार हुए लगभग 48 घंटे का वक्फा होने को जा रहा है। आज कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं कन्हैया कुमार और कहाँ हैं वो जो लगातार नारे बुलंद करते थे? उमर खालिद लगता है आपको कि इस तरह से शिकार किए गए, और उमर ही क्यों? मुसलमान था, इसके लिए आज जेल में है। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है उस व्यक्ति के लिए जो जेएनयू में इनका एकदम कट्टर साथी था, साथ साथ जेल गया, उसके बाद बाहर आने के बाद आज वो बंदा जिसे हम कन्हैया कुमार कहते हैं वो कहीं दिखाई नहीं दिया अपने दोस्त के लिए। पूरे देश से, पूरे विदेश से आवाज़ उठी है, लेकिन एक आवाज़ जो हम सुनना चाह रहे थे कि काश वो आवाज़ हमारे कानों तक आ जाती। कन्हैया कुमार का इस तरह से चुप रहना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है या तो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है, या इतना वो मतलबी हो चुके हैं कि अपने सगे दोस्त, मतलब ख़ास दोस्त जिनके साथ रोटी और एक थाली बांटी है उन्होंने, उसके लिए तक एक चूं तक नहीं कर रहे हैं। तो बहुत दुखद है। रही बात वो मुसलमान है, इसकी वजह से टारगेट किया गया, नहीं तो हमसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी को जो लेना होता है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं ले पाता है। हम लोग जिस भाषा में यहाँ तक कि गाली गलौज करके हम उनकी तबीयत से लेते हैं, लेकिन हम पे कोई कार्रवाई नहीं होती। एनएसए तो हम लोग जैसे लोगों के लिए है, लेकिन इसमें फंस जाते हैं ये बेचारे। तो कहीं ना कहीं मेरे नाम के आगे जो दुबे लिखा है या एक हिंदू धर्म से है, उसका कहीं ना कहीं मुझे एक बेनिफिट मिलता है सरकार में। आज ये तो एक बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं एकदम कि उमर खालिद है तो इस वजह से गिरफ्तार हुआ जी। और पुलिस की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम, वो चाहे सीताराम येचुरी का आया हो, योगानंद शास्त्री का या XYZ और लोगों का, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा आपने बयान दे दिया। सर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 1 सालों में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से दिल्ली दंगों में लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है, उसमें आप देखेंगे तो 99.99% मुसलमान ही हैं। जबकि कपिल मिश्रा जैसे बड़वे जो हैं, जिन्होंने इतने खुले मन से आपको सारी चीज़ें कही थी, उसके बाद भी ये आज खुला घूम रहा है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात, जिस जज ने उनके ऊपर FIR करने की बात कही, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हरियाणा और पंजाब कोर्ट में। तो सरकार पूरी तरह से उन लोगों के साथ में है जो गाली दे सकते हैं, जो दंगा करा सकते हैं, जो हत्याएं करा सकते हैं। आप 2 नाम भूल रहे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो नारा देने वाला था, जिसके 1 हफ्ते बाद ये सब कुछ हुआ। जी एकदम। उनकी जिम्मेदारी कितनी मानते हैं दिल्ली दंगों में? सर देखिए, उन सत्ता में है, आज मंत्री हैं वो, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ही मंत्री पद दिया जाता है जो इनके हाथ खून से रंगे हों। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा लाशों पे खड़ा है वो आज प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने अगर 2002 का दंगा ना कराया होता तो आज प्रधानमंत्री के लायक नहीं होते। बीजेपी में तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने कितने दंगे कराए, कितने लाशें बिछाई, उसके हिसाब से आपका पैमाना तय होता है। अच्छा आपने 2000 लोगों को मारा, चलो आप भाई कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा आपने दंगे कराया तो भाई तुम्हारे लिए जस्ट ट्रांसफर हो जाएंगे। विनय, किस आधार पे कह रहे हो ये बात? पूरा देश जानता है सर, गुजरात दंगा किसने कराया है। भले कोर्ट से भले हो, आज कोर्ट उनके पास है, आज क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है तुरंत। अच्छे IPS अधिकारी जेल में है, संजीव भट्ट जेल में है, क्यों जेल में है? वो एक अपना ड्यूटी निभा रहा था बंदा। पुलिस का आखिर गाइडलाइन क्या होती है? उनके मैनुअल में दिया होता है कि अगर कोई दंगा होता है तो उस पर कार्रवाई करनी है, और बंदा कार्रवाई कर दे तो उसको आजीवन कारावास हो जाता है।
ये गुजरात मॉडल है। यहाँ पे लाशें जब चढ़ेंगी गिरेंगी तभी आप कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इतिहास रहा है, मेरा कुछ नई बात ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं, तो ये हकीकत है। और बीजेपी में खास तौर पे जितनी ज़्यादा लाशें गिराने की आप हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, उतने बड़े कद तक जाएंगे। आज 20-20 साल 25-25 साल से लोग पार्टी का झंडा उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, कुत्ता नहीं पूछता उनको। कल को यही चिन्मयानंद जैसे लोग रेप करके चले आए, उनके परिवारों की हत्या करा दे, तो आज भाई साहब के लिए पूरी कोर्ट खुल जानी है रात को 12 बजे। जज साहब आपको निर्दोष मान के सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी दे देनी है। कंगना रनावत जैसे एक्टर को, 2 कौड़ी की एक्टरों को UI प्लस सिक्योरिटी दे दी जाती है। और जो पीड़ित जो परिवार, जो बलात्कार की पीड़िता थी, उसके परिवार की एक एक करके चुन करके डिजिटल तरीके से एकदम खूबसूरत तरीके से हत्याएं कर दी जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको आज़ाद मान दिया जाता है, बेकसूर मान दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड रहा है और हम लोग वाकिफ़ है इस चीज़ से। आप सोचिए उन्होंने जो उमर खालिद जी गए हैं अभी जेल के अंदर, उन्होंने कौन सा ऐसा भड़काऊ बयान दिया जो हम नहीं देते। हम तो उससे बहुत गंदे तरीके से जाके भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की लेते हैं, क्या उखाड़ लेते हैं हमारा ये। तो देखिए, एक हिंदू होने के नाते बेनिफिट मिलता है और मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि कम से कम इसी आज़ादी मिली, हम लेते रहेंगे इनको तबीयत से। पंकज, जो बात विनय कह रहे हैं, ये जो बात कही है कि उमर है तो मुसलमान है, और अगर ये योगेंद्र यादव है या सीताराम येचुरी है तो हिंदू है, इसलिए हाथ नहीं, आप मानते हो क्या ये बात सही है? ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें कल भी ये अंग्रेजों के दलाल और भरपे थे। कल भी ये देश में अमन भाईचारा समाप्त कर देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, 1941 में फजल हक मुस्लिम लीग के थे, उनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए थे, वित्त मंत्री थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की थी, नमक आंदोलन को कुचलने की बात की थी। 1943 में जब गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां और जिन्ना जी के साथ सरकार बनाई थी सिंध प्रांत में, इन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी। कल ये भरवे, कल भी गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें, कल भी ये गोरे अंग्रेजों के दलाली करते थे, मुखबरी करते थे। एक बात बताइए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर कौन था जिसको 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था? गोरे अंग्रेज के आपके जीजा और फूफा लगते थे। ये बताना होगा, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये विक्टोरिया की सलामी ठोक रहे थे। जब इन्होंने फाइल खोलने की बात की तो उस पर लिखा था कि आरएसएस देश के लिए खतरा। आरएसएस पर जब सरदार पटेल ने भी बैन लगाया था, देखिए हम लोग क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा टके सिर भाजा। आज हम हकीकत में देख रहे हैं, जब से ये काले अंग्रेज शासन सत्ता में आए हैं, देश में जानबूझकर जाति, धर्म, भाषा और प्रांत, ये अपने द्वितीय गुरु MS गोवलकर की किताब है वी आर आवर नेशनहुड, उसके 147वें पेज में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना। यह जानबूझकर देश की जनता को आपस में लड़ाकर, देश की तमाम संपदाओं को घाटे में पहुंचाकर और अपने व्यापारिक मित्रों से चंदा लेकर देश की संपत्ति को पाई पाई बेचने वाले ये दलाल और भरवे पूरे देश को बेच दिया। देश के आवाम से हम अपील करना चाहते हैं, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत मानवता से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। आपने कहा उमर खालिद की बात, उमर खालिद के बारे में कन्हैया जी को बोलना चाहिए। कहां है ओवैसी साहब, आधुनिक भारत के जिन्ना? चुप पर मौन क्यों है? एक और आजम खान के घर के बकरी का रस्सी तक खोल लिया जाता है। यह भाजपा के हाथों की कठपुतली है। जब बिहार में किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था, उसका फंडिंग रोक दिया गया, तो कभी ओवैसी साहब तो नहीं बोले, डॉक्टर कफील का केस तो नहीं लड़े। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र उत्तर बिहार के क्षेत्र में, कभी ओवैसी साहब आवाज तो नहीं उठाते। ओवैसी साहब चल रही है बीजेपी के एजेंट बन के बिहार में कि हम भी 2-2 हाथ करेंगे। अरे कितना पैसा मिला है ओवैसी साहब, आप उमर खालिद का केस लड़ लेते, मुसलमानों की बेहतरी की बात करते, लोग आपको अपना रहनुमा मानते। अजीब सा देश में ऐसा स्थिति इन लोगों ने ला दिया। भाजपा आरएसएस की एक ही इच्छा है, भारत की जनता मांगे भिक्षा। ये ऐसा इन्होंने देश की जनता को कटोरा पकड़ा दिया है। आप हालात देख लीजिए, कभी भी। लेकिन देश की जनता आज देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त दूसरी तीसरी बार फिर से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचे एम्स में, उनकी तो दुआएं कर रही है। कौन दुआ कर रही है? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है, बेवजह सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अमित शाह के जो पापों का घड़ा है, जो इन्होंने देश में सत्ता के लिए
जितने भी संहार कराए, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। और अमित शाह को याद रखना चाहिए, मृत्यु शाश्वत सत्य है। अमित शाह जी, आप कुर्सी के लिए अपने ही देश में अमन भाईचारा लुटवा कर अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे ये आधुनिक भारत के जयचंद लोग हैं जो अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे। आज देख लीजिए देश की स्थिति कैसी हो गई, हम माइनस जीडीपी में आ गए, बगल का बांग्लादेश हमसे बेहतर स्थिति में है। इसके लिए सीधा भाजपा आरएसएस का जो षड्यंत्र है, साजिश है, संयोग है। ये पुलवामा कांड की क्यों नहीं बताते अमित शाह जी? कौन है डीएसपी देवेंद्र सिंह? क्या रिश्ते हैं आपके? आप संजीव भट्ट की रिहाई की बात क्यों नहीं करते? डीएसपी देवेंद्र सिंह वही है जिसमें कहते थे नरेंद्र मोदी जी कि 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप रंगा बिल्ला की जोड़ी ने तो हिंदुस्तान की 10 पुश्तों की कमर तोड़ दी, 5 पीछे वाले की भी, 5 आने वाले की भी। आज हिंदुस्तान करा रहा है, आपसे देश नहीं चल रहा है रंगा बिल्ला से। आप इस्तीफा दे दीजिए, सबसे बड़ा सरप्राइज होगा हिंदुस्तान की जनता के लिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी? कंफ्यूज प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री। ये दोनों रंगा बिल्ला की जोड़ी ने देश में ऐसा आफत मचा दिया कि देश लुकड़ा रहा है। आफत मचा दिया रंगा बिल्ला की जोड़ी ने, और शायद यही वजह है कि मन की बात के उसी कार्यक्रम में जिसको आप लोग सुनते, सराहते और उसकी तारीफ करते आए थे, न जाने आप लोगों को क्या हो गया कि आपने डिसलाइक करना शुरू कर दिया और 12 लाख के आसपास वो डिसलाइक चला गया और उसके बाद फिर डिसलाइक का ऑप्शन ही उसमें से हटा दिया गया। मोहित शर्मा मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। मोहित, वो मन की बात का डिसलाइक का ऑप्शन अचानक आकर के पूरी दुनिया में खलबली मचा गया और न जाने क्यों मोदी जी और उनकी तमाम उन लीडरान के दिलों पर छुरियां चल गईं और वो डिसलाइक का ऑप्शन ही बंद हो गया, जैसा पंकज ने कहा, जैसा अभी इन्होंने बोला विनय ने। देखिए, एक कहावत है कि जब मुट्ठियां बंध जाती हैं नौजवानों की तो अक्सर नींदें उड़ जाती हैं जुल्मी हुक्मरानों की। आज जब इस देश का युवा जाग रहा है, इस देश के अंदर लोग जाग रहे हैं, तो उससे डर रही है इस देश की सत्ता पक्ष, डर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरेंडर जैसे प्रधानमंत्री, डर रहे हैं इस देश के गृह मंत्री और डर रहे हैं इस देश के वो अनपढ़ जाहिल गवार नेता जो इस देश की जुडिशरी का गलत इस्तेमाल करते हैं, इस देश की पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर लोगों के ऊपर जबरन एनएसए, यूपीए जैसे बड़े बड़े कानून लगाकर इस देश के अंदर, यूएपीए जैसे बड़े बड़े कानून लगाकर इस देश के अंदर लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, लोगों से उनके जीवन को जीने की आजादी, लोगों को अपने रहने से, अपने बोलने की आजादी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम की आजादी जो आज लोगों से छीनी जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं? इस देश के लोग देख नहीं रहे हैं कि जबरन एक व्यक्ति जो देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर दंगे कराता है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारे देश की कानून व्यवस्था का कि दंगे कराने वाला व्यक्ति आज ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है अपने घर के अंदर Y+ की सिक्योरिटी लेकर, और एक व्यक्ति जो निर्दोष है, जिसने लोगों को एक अलग जगाने का कार्य करा, वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। तो दुर्भाग्यपूर्ण, जो कि मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूं, आज दुख होता है, दर्द होता है जब इस देश की सरकारें इस देश की जुडिशरी पर दबाव डालती हैं, इस देश की कानून व्यवस्था पर दबाव डालती हैं और लोगों को जबरन जाति और धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं। आज देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपनी डिग्री नहीं बताते, प्रधानमंत्री जी को सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो गरीब हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। और आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी हो गई पुरानी, इसीलिए प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं भक्तों के लिए नई झांसी की रानी। 24 घंटे इस देश के अंदर जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उससे ज्यादा, कई ज्यादा स्तर इस देश के अंदर मीडिया का स्तर गिर चुका है। इस देश के पत्तल चाट पत्रकार, जी हां, इनको इसी नाम से संबोधित किया जाना चाहिए, पत्तल चाट पत्रकार। और दुख होता है, दर्द होता है ऐसी देश को देश का चौथा स्तंभ बताते हुए। अरे देश का चौथा स्तंभ वो होता है जो देश के गरीबों की आवाज उठाए, देश का चौथा स्तंभ वो होता है जो देश के अंदर गरीबों को न्याय की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, बेरोजगारी की बात करे। ये 24 घंटे पत्रकार न जाने रिया और कंगना, और कंगना जो कि तराश रही है अपना राजनीतिक कंगना, और दूसरी ओर रिया। एक बात आप बताइए कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि कंगना इस देश की बेटी है, रिया क्या चाइना से आई है? कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बहन के साथ में, जिस बेटी के साथ में बलात्कार करा, वो भी इस देश की थी, पर फर्क इतना है कि वो आपकी पार्टी से नहीं थी, वो स्मृति ईरानी जैसी नहीं थी। वरना
जब तक इस देश के अंदर इन नेताओं के साथ में ऐसा नहीं होगा ना, तब तक इन्हें समझ में नहीं आएगी। सिर्फ ये तब तक जाति और धर्म, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटते रहेंगे, उन्हें तोड़ते रहेंगे। बांटते रहेंगे और धर्म के नाम पर तोड़ते रहेंगे। मैं विनय आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त के मौजूदा हालात पर, यानी आज की जो प्रेजेंट स्थिति है, आप किसको सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं? खासतौर से जीडीपी के मामले में जो औंधे बल लुढ़क चुकी है, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो कुछ दिल्ली दंगों में देखा गया था, और उसके बाद फिर अब जो गिरफ्तारियों का सिलसिला, और फिर टॉप लेवल या फिर ग्राउंड लेवल के लोग ही उठाए गए या उठाए जा रहे हैं, सारी जिम्मेदारी अल्टीमेटली मानते किसकी हो? और मीडिया का रोल इसमें आप किस नज़र से देखते हैं? सर, इस समय हम लोग कहाँ खड़े हैं? इस समय हम लोग दिल्ली 6 में हैं, और कहीं रास्ते पे खड़े हुए एक छोटे से बच्चे को भी पूछ लेंगे ना किसकी वजह से देश बर्बाद हो, उसको भी पता चल गया है। नरेंद्र मोदी जी नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे प्रधानमंत्री है, दुर्भाग्यवश वो बंदे ने आज पूरी जो भारत की जो एक अस्मिता है, एक व्यवस्था है, उसको चौपट कर दिया है। ये बंदे से कुछ नहीं संभला आज तक, ना घर संभाल पाया, ना परिवार संभाल पाया, ना लेकिन वो तो कुछ नहीं रहा। 15 लाख के आसपास लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ गया। 15 करोड़ के आसपास 15 लाख देने की बात थी, लेकिन 15 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं, और न जाने कितने रोजगार के अवसर देने की बात थी, वो मामला खत्म हो चुका। 20 लाख करोड़ का अब तक का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आपको लगता है कि लोगों के जहन में तो अभी भी नहीं जा रही है? हालांकि वो बात कि कोविड भी चला, लोगों के यहाँ खाने को तक नहीं, आज रोजगार भी छिन चुका। ये तो एक बहुत बड़ी बात थी कि लोगों के माइंड में से अभी तक वो चीज़ नहीं निकल रही। सर, अच्छे से आ रही है। हम लोग इसी दिन के लिए इंतजार कर रहे थे। हम लोग पहले से चिल्लाते थे कि भाई सरकार गलत काम कर रही है, आपको आवाज़ उठाना चाहिए, तो लोग हमको गालियां देते थे। आज जब उसी घरों में जो लड़के हमें गालियां देते थे, उनका बाप ना रास्ते पे भीख मांग रहा है, तब ये चीज़ें उनको समझ में आ रही है कि नहीं भाई, विनय दुबे जैसे लोग जो कह रहे थे, पंकज श्रीवास्तव जैसे लोग जो कह रहे थे, मोहित शर्मा जैसे लोग जो कह रहे थे, वो हकीकत थी कि ये बंदा हमें बर्बाद कर देगा। आज जब उनके पिताजी को रोता हुआ देखते हैं ना, रात में घर में जब आते हैं, तब जाके उनकी आंखें खुल रही है। हम लोग तो आज सुकून से बैठे हैं ना सर, हम लोग एसी रूम में जाके आराम से सोते हैं। देश की हालत देख के हमें कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हम लोग जिस खड्डे में नहीं जा रही थी, जिस तरफ देश हम बचा रहे थे, यही लोग हमारा विरोध कर रहे थे, आज क्यों रो रहे हैं? उनसे पूछिए आज नरेंद्र मोदी जी कौन है। पहला शब्द गाली से आता है। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के, जिनको सर्वाधिक गालियां दी जाती है पूरे देश के अंदर, और गालियां इसके लिए दी जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, इतना खूबसूरत बेहतरीन काम, सिर्फ फेंकने का। कहीं भी जाएंगे फेंक के चले आएंगे, लेकिन उसके बाद जो असर पड़ता है जनता पे, वो आज रो रही है, भुगत रही है। आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री एक नंबर के त्रिलोकी फेकेश्वर, जुठेश्वर, लुचेश्वर, टुचेश्वर है। ये गपेंद्र प्रधानमंत्री इतने बड़े हैं, पूरे वर्ल्ड में आज तक नहीं कोई हुआ। प्रधानमंत्री का अगर आप डिटेल्स देखेंगे, प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते रहे हैं। प्रधानमंत्री के झूठ बोलने का तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोलते। प्रधानमंत्री जी कहते थे 100 दिन के लिए सत्ता मुझे दे दो, अगर काला धन वापस ना आए तो मुझे फांसी दे देना, चौराहे पर सूली पर लटका देना। प्रधानमंत्री कहते थे एक मौका दे दो, काम पसंद ना आए तो पिछवाड़े पे लात मार देना। प्रधानमंत्री जी कहते थे, ये गपेंद्र प्रधानमंत्री कहते थे, दिल्ली के रामलीला मैदान से 18 जनवरी 2015 को दिल्ली की जनता से दिल की बात, मेरा भी भाइयों बहनों मित्रों, मेरा भी एक सपना है कि 2022 तक भारत के आजादी के 75 साल होंगे, तब हर गरीबों को पक्का मकान होगा, जहां पे झुग्गी वहीं पर मकान होगा। फिर इनके जेपी नड्डा कहते हैं 1 फरवरी 2020 को कि 30 स्क्वायर मीटर का 2 कमरों का मकान, 1 टॉयलेट, 1 बालकोनी दिया जाएगा। जब तक मकान नहीं मिलेगी तब तक भारत सरकार व्यवस्था करेगी। 7 जनवरी 2020 को तारीपार कहता है कि मोदी केजरीवाल ने 5 साल तक कोई संज्ञान नहीं लिया, मोदी जी ने फैसला लिया है, जहां झुग्गी वहीं मकान। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी और तारीपार से, ये दोनों रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले से, कि आप कोर्ट के में जब लोकसभा में, राज्यसभा में ऑर्डिनेंस लाकर गरीबों के लिए व्यवस्था कर सकते थे, तो आप क्या झक मरा रहे थे? आप कश्मीरी पंडितों को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में जब भाजपा के समर्थन से पूरे मंडल और कमंडल का खेल खेला गया, पूरे देश को जलाया गया, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तो आप क्या झक मरा रहे थे? 6 साल से कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए। जब से ये लोग आए हैं, ये है पनौती। घर में थे तो घर तबाह। जब यशोदाबेन जी से शादी किए, बेचारी न सुहागन रही न विधवा, वही हालात आज पूरे देश की कर दी। गुजरात में थे तो गुजरात जल रहा था, जब देश में दिल्ली में आए तो पूरा देश जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, लेकिन ताली और थाली तो आपने भी बजाई होगी
रोशनी तो हिंदू आपने धर्म में थाली बजाना दरिद्रता की निशानी है, माँ लक्ष्मी का अपमान है। ये नरेंद्र मोदी जी आपको लगते हैं हिंदू कहीं से? ये कालनेमी राक्षस की तरह हैं, रावण की तरह हैं, जो भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण कर लिया था। कहां से आपको हिंदू लगते हैं? चतुर्मास में कहीं कोई शिलान्यास होता है क्या? जो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के हिफाजत के लिए जाने जाते हैं, सीता माँ के लिए लंका पर फतह किया था, जसोदाबेन जी को क्यों नहीं अपना लेते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कभी मोर से खेलते हैं, कभी बत्तख से खेलते हैं, कभी कुत्ता की बात कहते हैं, कभी मगरमच्छों से खेल लीजिए, कभी स्पाइडरमैन बन के जियो टावर से कूद जाइए प्रधानमंत्री जी, पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। क्यों लोगों को बरगलाते हैं? प्रधानमंत्री जी लिट्टी चोखा खाते हैं, बिहार के लोगों को इमोशनल। बिहार के लोग भिखारी हैं प्रधानमंत्री जी। 5 किलो गेहूं, चना, 5000 किलो गेहूं देंगे आपको प्रधानमंत्री, 5000 किलो चना देंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों लोगों को बरगलाते हैं प्रधानमंत्री जी? देश को डुबोने का काम कर रहे। सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाएगा, देश को बर्बाद करने के लिए, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा। वैसे भी मोदी बहुत जी, बड़ी एक बात कही है। हाँ विनय, वैसे भी मोदी जी ही इस देश को बचा सकते हैं। मैं बहुत विश्वास करता हूं उनको, पूरा देश के जैसे अंडभक्त उन पे विश्वास करते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं भी कहता हूं कि सिर्फ इस समय मोदी जी ही देश को बचा सकते हैं अपना इस्तीफा देके। तो कृपया देश को बचाएं मोदी जी। देश आपसे हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है, अब तो इस्तीफा दे दीजिए और देश को बचा लीजिए। 2014 से पहले लोग सरकार में 5वां, 6ठा, 7वां वेतन की मांग होती थी। अब भाजपा की सरकार में नौकरी बची रहे, लोग यही मांग कर रहे हैं। देश में 2 करोड़ लोग बेघर हैं, 6 से 7 करोड़ लोग झुग्गी में रहते हैं, 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त का भोजन नहीं खा पाते, 30 करोड़ लोग दैनिक मजदूरी कर गुजारा करते हैं, 14 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार बना दिया प्रधानमंत्री जी, 50 करोड़ किसान भाइयों में 10,000 से कम आमदनी है। मंदी से तो निपट लेता देश, लेकिन मंद बुद्धि का 70 साल का अपरिपक्व युवा आरे आ रहा है। मुंबई में कंगना का छज्जा टूटता है तो पूरा देश जान जाता है, किसान की हड्डी टूट जाती है, सर फट जाता है तो कोई नहीं जानता है। कि बात बताइए, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी को Y+ सुरक्षा दिया जाता है, रजत शर्मा को पद्म सम्मान दिया जाता है, Y+ दिया जाता है। भाजपा का लुटेरा, देश का लुटेरा, भाजपा सांसद जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा के तिहाड़ जेल के कैदी सुधीर चौधरी को Y+ दिया जाता है। क्या कहलाता है? कंगना को दिया जाता है Y+। ये कपिल मिश्रा जो दिल्ली को जलाया, सिर्फ अंकों का हेर फेर है। 2002 में गुजरात जला था, 2020 में दिल्ली जला दिया। वो कपिल मिश्रा को जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाता था, पाकिस्तान इनको ISI का एजेंट होने का आरोप लगाता था दिल्ली विधानसभा में, प्रधानमंत्री जी डर गए कपिल मिश्रा से। इतनी खुली छूट दे रखी, जो DSP के सामने में उन्होंने दिल्ली जलाने की बात की। दिल्ली दंगों में रागिनी तिवारी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, ये लोग देखिए शाहीन बाग में जब कहते थे कि ये लोग गद्दार हैं, इनको गोली मारो, आपके जीजा जी लग रहे हैं जो माला पहना के आपने ज्वाइन कराया, जिनको आप बेस्या कह रहे थे कि आपकी दीदी लग रही हैं जो माला पहना के आपने किया। क्या कहते हैं? ये कंफ्यूज लोग हैं। भाजपा RSS क्या है? मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। ये सारे मदारियों की टोली है भाजपा RSS के लोग। मैं आपकी हालांकि बात बहुत सीरियस है, लेकिन ये मोदी नहीं मदारी है और झूठ बोलने की बीमारी है, बड़ी एक अजीब सी बात है। मोहित, मैं आपसे आखिरी सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। ऐसे वक्त में कि जब देश का जो युवा है वो बेरोज़गार हो रहा है, और ऐसे वक्त में कि जब दंगों के नाम पर लोगों को उठाया भी जा रहा है, जो लोग शामिल हैं दंगा करने में, दंगा भड़काने में, राजनीतिक अखाड़ा जिन्होंने तैयार किया और बाकायदा हिंदू मुस्लिम ही नहीं, न जाने कितनी ही ज़िंदगियों को फूंक दिया, कितनी प्रॉपर्टी आग लगा दी। आप भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से आते हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी आंखों ने, कानों ने जो कुछ देखा सुना, आज की स्थिति में आपको लगता है कि वो सब जो कुछ कराया गया सुनियोजित था, प्री प्लान था, सोची समझी साजिश का नतीजा था, और आज मुद्दाई भी वही, दर्द भी उसी का, लूटा भी वही, और कैद भी अब उसी को? देखिए, बहुत गंभीर ये बात है, और इस बात को मेरे ख्याल से लोगों तक पहुंचना, ये बात उस दिल से जाके पूछिए जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब दंगे हुए थे तो 2 बच्चे अपनी माँ की डेड बॉडी के पास पड़े हुए थे। और कितनी शर्म की ये बात है कि वो छोटे छोटे बच्चे और एक छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा था उस मृत माँ से। ये तस्वीरें जो दिल को दहला देती हैं, दिल को चोट पहुंचा देती हैं कि एक और जब हमारे देश के अंदर चांद पे मकान तराशे जाते हैं, वहां आज भी लोगों की जिंदगी सहमत नहीं है, उनकी जिंदगी को खतरा है। और आप
दूसरी ओर देखिए कि दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री दंगे कराने वाले मौज की जिंदगी ले रहे होते हैं, आराम की जिंदगी ले रहे होते हैं। ये तस्वीरें दिल को दहला देती हैं, दिल को एक तरीके से सहमा देती हैं, रोक देती हैं दिल की धड़कनों को कि आज जो लोग हमें गालियां देते हैं ना सोशल मीडिया पे, सिर्फ उन लोगों से एक प्रश्न है कि क्या जाकर उनके घरों का चूल्हा जला सकते हैं? आपके अंदर है इतनी हिम्मत? क्योंकि मरने वाले हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। अगर हो आप में सच्चा धर्म और अगर मानते हैं किसी धर्म को और मानते हैं किसी भगवान को, किसी ईश्वर को, किसी अल्लाह को, तो अगर तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें इतना दूध पिलाया है तो जाके जिनके घरों के तुमने चिराग बुझाए हैं उन चिरागों को जला सकते हैं, किसी के घर का चूल्हा जला सकते हैं। है इतना दम? या 24 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पे गाली देने के अलावा, माँ बहन की गाली देने के अलावा, यही किसके अलावा कुछ नहीं आता आपको? अरे अपनी माँ को देख के सोचिए, अपनी बहन को देख के सोचिए कि जिसको आप गाली देते हैं उसकी भी माँ है, उसकी भी बहन है। एक बात बताइए, आपने कहा कि ये दंगे प्री प्लान नहीं थे। एक बात बताइए कि अगर घर के अंदर शादी होती है। नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, मैंने मैं आपको आपसे ये पूछा जी, है इस सवाल का एक ऐसा लॉजिकली जवाब देता हूँ आपको। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके से आप आते हैं जी, आपको क्या लगता है आज की स्थिति देख करके और 7 महीने पहले दंगों की स्थिति देखकर कि दंगे जो हैं वो सुनियोजित थे, प्री प्लान थे या नहीं? एक बात मुझे बताइए, एक छोटा सा प्रश्न जी। एक शादी समारोह होता है, एक शादी समारोह के अवसर पर 500 व्यक्तियों को बुलाया जाता है। कभी भी उस समारोह के अंदर 500 में से 500 व्यक्ति नहीं आते। 400 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे, लेकिन 500 नहीं आते। और जब देश की राजधानी के अंदर दंगे होते हैं तो एक ही बारी में 1000 की संख्या में लोग कहां से आते हैं? इस बात का जवाब देगी देश की गवर्नमेंट, या पुलिस देगी, या इंटेलिजेंस ब्यूरो देगा, या सीबीआई देगी? बताइए। 7 तारीख को बोला जाता है कोर्ट के अंदर कि आपको चार्जशीट पेश करनी है। जब पुलिस चार्जशीट पेश नहीं कर पाती तो जबरन एक निर्दोष व्यक्ति को उठा लिया जाता है अपनी हजारों नाकामयाबी पे पर्दा ढकने के लिए। इस देश की दलाल मीडिया, वो दिन दूर नहीं है जब ये दलाल मीडिया कसम खा के कहेगी, माँ की कसम खा के कह रहा हूं, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है कि जब इन्हें माँ की कसम खा के कहना पड़ेगा और लोग इन्हें सुनना भी नापसंद कर देंगे। वो वाला हिसाब हो जाएगा कि शेर आया, शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन कोई नहीं आता। ये देश के अंदर सिर्फ इनका ये काम है कि जो इनकी आईटी सेल के लोग हैं, सबसे पहले इस देश की न्यायपालिका को, कानून प्रणाली को, इस देश के आईटी सेल पे, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के इन कुत्तों को लगाम देनी होगी। हालांकि लगाम घोड़ों को दी जाती है पर ये घोड़ों से भी बदतर हैं। इनको लगाम दी जानी चाहिए। ये जबरन सोशल मीडिया पे भगवान को लेकर, ईश्वर को लेकर, अल्लाह को लेकर, जीसस को लेकर लगातार टिप्पणी करते हैं। और आपको बता दूं कि आप लोग, सभी लोग अनाज खाते हैं, गू नहीं खाते। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो गीता पढ़ता है, वो कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकता। और एक बात बताइए, आपके अंदर तो इतनी भी शर्म नहीं है कि आप कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, तो क्यों मारा जा रहा है जबरन? उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों मारा जा रहा है? कंगना रनावत, आपको बहुत कहने का शौक है पीओ के, आपके मुंह से, जबान से, हलक से आपकी आवाज नहीं निकलती है। अपने आप को झांसी की रानी बताती हैं, झांसी की रानी ड्रग्स लेती हैं। एक बात बताइए, कम से कम मैं बचपन से देखता आ रहा हूं एसीपी प्रत्युमन को सीआईडी के अंदर एसीपी बनते हुए, तो क्या वो एसीपी बन गया? बताइए मुझे। अरे जो व्यक्ति किरदार निभा रहा है, इन्होंने कई किरदार ऐसे भी निभाए हैं जिनको हम नहीं बोल सकते। ऐसी फिल्में भी करी हैं जो हम फैमिली के साथ में बैठ के, एक बच्चा अपने पिता के साथ में बैठ के, अपनी माँ के साथ में बैठ के नहीं देख सकता। आप उसको झांसी की रानी बता रहे हैं। सिर्फ आपका काम है देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर दंगे कराना। और अंत में कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक बार फिर इस देश के अंदर जेल भरो आंदोलन होगा और आप जैसे लोग, हिटलर की नाजायज औलादें, अंग्रेजों के दलाल, मुसोलिनी के चेले, आसाराम और राम रहीम को मानने वाले लोगों, अगर तुम जनरल डायर हो तो हम भी जलियांवाला बाग हैं। देखना है तुम में दम कितना है। जय हिंद, जय भारत। डर नहीं लगता? एक बात बताइए कि मात्र 14 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के तख्ते पे झूल गए थे। अगर यही प्रश्न उनसे किया जाता ना, तब आपको पता चलता। देश की खातिर शहीद हो जाने वाले राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, उन्हें अपनी मातृभूमि से प्रेम था। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले ये देश है, क्योंकि अगर ये देश रहेगा तभी इस देश के अंदर राजनीति रहेगी। और हमें
इस देश के अंदर इस देश के देश प्रेमियों से प्यार है, उन लोगों से हमें हमेशा से नफरत रही है जो इस देश को बांटने का प्रयास करते हैं, चाहे वो हिंदुओं के नाम पे, चाहे मुस्लिम के नाम पे, चाहे सिख के नाम पर, चाहे ईसाई के नाम पे। और डरते तो वो लोग हैं जो जुर्म करते हैं, जो अन्याय करते हैं लोगों के ऊपर। डरना तो चाहिए इस देश के गृह मंत्री को, डरना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, डरना चाहिए इस देश के कानून मंत्री को, जो लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। और बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, जिस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला हो, आखिर कैसे ये देश चलेगा? बिल्कुल पंकज, आपसे भी एक यही सवाल करूंगा, आपको नहीं लगता जिस तरीके की बात बेबाकी के साथ आप कहते आते हैं, आपको नहीं लगता है आज जब उमर खालिद गिरफ्तार है, आज जब उमर खालिद गिरफ्तार हो जाता है, आज जब प्रद्युमन तक की बात आ जाती है, आज सीताराम येचुरी जैसे और योगेंद्र यादव जैसे लोग सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आते हैं, आज जब भानु प्रताप जैसे लोग जो कि खुल कर के उन मंचों पे आकर के एकता की, अखंडता की बात करते थे, आज वो लोग भी चार्जशीट में लिखे चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आज अगर उमर उठा तो कल पंकज उठेंगे? हत्या कराने की धमकी दे चुके, झूठे मामलों में फंसाने की बात कह चुके, कई बार हमला करा चुके। भाजपा आरएसएस का काम ही है, ये लोग दंगाई लोग हैं, मॉब लिंचिंग वाले लोग हैं, ये नए तरह के प्रयोग करते हैं। डरता वो है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम तो भगवान प्रभु श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में न्याय है, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम खुदीराम बोस के वंशज हैं। हम इन भाजपा आरएसएस काले अंग्रेजों, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलाद काले अंग्रेजों से डरने वाले हैं? अरे कैसी बात आप कहते? देश में जो इस समय व्यवस्था है, एक बार लास्ट में हम ये बात कहना चाहते हैं, ही हौस दिल्ली रिंकिया के पापा, दिल्ली के सातों सांसद कहाँ हैं? ये मनोज तिवारी जी आप एक अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर किए, वो भी चला, कोई बात नहीं। आपने महिला शिक्षक का अपमान किया, वो भी चला। आप किस बिल में छुपे हैं, किस गुफा में छुपे हुए हैं? अरे निकलो घर मकानों से, थोड़ी सी भी शर्म हया नाम की मनोज तिवारी जी, शर्म है बचा हुआ। आप उन गरीबों को इमोशनल ब्लैकमेल किया था, झुग्गियों में जा जा के सोया था। अरे बेशरम निकलो तो घर से बाहर, उन गरीबों की सुधी कौन लेगा? इतना बेशरम मनोज तिवारी कहाँ है? जब बात सांसदों की है ना, जब बात सांसदों की है तो एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि कल जब टेलीविजन खोल के देखा ना, तो वाकई इस दिल को दर्द पहुंचा कि दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर वहां जाके आईपीएल के लिए क्रिकेटरों के बारे में बता रहे हैं। देश की जनता भूखी मर रही है और ये बैट बल्ला, गेंद बल्ला लेके निकल चुके हैं सड़क पे। ये बैट, ये आपके ही पिछवाड़े पे इस देश की जनता पेलेगी, तब आपको पता चलेगा। आप लोग देश की जनता के साथ में, उसके मताधिकार के साथ में, वोट के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग नौकरियां तराश रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों की सड़कें नहीं बननी है, लोगों के सर के ऊपर से छतें छिन गई हैं, और आप अय्याश का जीवन काट रहे हैं। आप बता रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स से धोनी पहले बैटिंग करेगा या मुंबई इंडियंस से रोहित पहले बैटिंग करेगा, ये बताने के लिए आ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपके ऊपर कर्जा इस देश की मातृभूमि का। आप जैसे लोग इस देश के अंदर राजनेताओं के नाम पे धब्बा हो, और आप जैसे के ऊपर थूकता है भारत। खुल के कहता हूं, आप जैसे लोग धब्बा हो, धब्बा। और थोड़ी सी भी शर्म अगर बाकी है ना, तो कम से कम इस देश के भूमि का कर्ज तो चुका दो, नहीं तो आप लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली। देश का चौथे स्तंभ को आप भूल रहे हैं। रजत शर्मा जैसे इंडिया टीवी चलाने वाले लिखते हैं कि रिया को गद्दा कब दिया गया, बिस्तर कब दिया, उन्होंने एक रोटी खाई, किस तरह से टहली परेशानी में। तो मैं कह तो रहा हूँ आपसे तो आपको कि नहीं वो लगता, दिन दूर आपको नहीं है नहीं लगता जब ये देश की कहेंगे जनता माँ की को? कसम सच्ची खबर दिखा रहा हूँ। आप एक बात बताइए, कौन सा चैनल सच्ची खबर दिखाएगा? अंबानी का चैनल दिखाएगा, अडानी का दिखाएगा, सुभाष चंद्रा का दिखाएगा, या पौने दो आंख वाले बाबा रामदेव का दिखाएगा? ये बताइए ना। और वो लापता है, वो तो भाई पौने दो आंख वाले बाबा रामदेव की तो मैं जल्दी एक रिपोर्ट लिखवाने वाला हूं, और परमानेंट क्वारंटीन अन्ना हजारे की भी। ये पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव वही बाबा रामदेव है जो रजत शर्मा के शो में आके पूछता था, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आपको 80 रुपए पेट्रोल चाहिए, आप किसे वोट देंगे? जो 35 रुपए पेट्रोल दे रहा है उसे देंगे या 80 वाले को देंगे? ये आके पूछा करता था। आज तू पतंजलि में क्यों नहीं बना देता भाई? पतंजलि में बना लेना पेट्रोल। एक वो सड़क पे नंगा नाच करने वाली अंटियां जो चूड़ियां दिखाया करती थी मौजूदा प्रधानमंत्री को, आज वो भी लापता हो गई हैं। उनसे पूछो कि भैया पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल बाहर से आता है। एक बात बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार में क्या उनके घर में हेडपंप लग रहा था कि हेडपंप चलाया और आ गया पेट्रोल? पूरे देश की जनता को मूर्ख बनाने में लगी हैं। एक वित्त मंत्री जी हैं हमारी, वो कहती है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती, कल को कपड़ा महंगा हो जाएगा, ये कपड़े भी पहनना छोड़ देंगी। भाजपा में ऐसा होता है कि जो
ज्यादा गधा है, ज्यादा बड़ा गधा है, उसको प्रमोशन मिल जाएगा। इन्होंने बहुत सारे मेडल्स बना रखे हैं, बहुत सारे मेडल। जो सबसे बड़ा गधा होगा उसको ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। देखिए, मूर्खता की एक सीमा होती है। एक कहता है कीचड़ में लेट जाओ तो कोरोना ठीक हो जाएगा, दूसरा के कहता है हनुमान चालीसा पढ़ लो तो ठीक हो जाएगा, तीसरा कहता है जीभ काट दो तो ठीक हो जाएगा। सारे एक से बढ़कर एक पागल, सारे के सारे। पापड़ तो इनके मूर्ख खाते ही हैं। भाभी जी जिनकी हैं वो पापड़ भी खाते हैं, भाभी जी पापड़ वाले, लेकिन उन्हें भी कोरोना हो गया। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहित शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल जो मुझसे कहा जा रहा है पूछने के लिए, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा जाते जाते। आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी उस चीज़ को लेकर कि जब डॉक्टर कफील को छुड़वाया जा रहा था, लोगों से जो चंदे की बात सामने आ रही थी उसमें आपने जमा भी किया। जब से डॉक्टर कफील आए हैं, अब आए हुए भी हफ्ता भर से ऊपर वक्त गुजर चुका है, लगभग 9 दिन के आसपास हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विनय दुबे, वो पैसा जो कुछ लोगों ने चंदा किया आज भी डॉक्टर कफील को देने के लिए आपके पास रखा हुआ है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरी बात कि वो अभी तक आपको वक्त नहीं दे पा रहे, या आपके पास वक्त नहीं कि आपकी मुलाकात हो जाए? नहीं, देखिए, वक्त की कोई बात नहीं है। मैं पर्सनली उनकी पत्नी से, उनके भाइयों को मैसेज कर चुका हूँ कि जब भी आपको कंफर्टेबल टाइम हो तो एटलीस्ट आप मुझसे हिसाब लेके ये जो पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं आप ले लीजिए। और बार बार अपने लाइव वीडियोस में 5 तारीख को भी आके मैंने ये कहा था उनसे कि एटलीस्ट जो जिम्मेदारी है वो आप मुझसे ले लीजिए, जो स्टेटमेंट या जो पैसे मेरे पास बकाया हैं। अदरवाइज़ फिर वो कहीं दूसरे काम में लग जाएगा, आप अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। रही बात मीटिंग होने की, ये दूसरे काम में कैसे लगेगा? मतलब अगर ये लोग नहीं उसको एक्सेप्ट करते हैं। भट्ट की लड़ाई चालू है फिलहाल में जी, जहाँ पे हमें तो लगेगा आप क्या इसका ऐलान करेंगे कि डॉक्टर कफील का परिवार या डॉक्टर कफील, क्योंकि जनता ने बड़े भरोसे के साथ में विनय दुबे की शक्ल पर डॉक्टर कफील के न्याय और इंसाफ के लिए जो पैसा दिया था, वो अगर वो परिवार नहीं मानता है, डॉक्टर कफील नहीं मिलते, नहीं लेते पैसा, तो आप लोग ऐलान करेंगे इस बात का, खासतौर से आप, कि अब वो पैसा जो है हम उनके न्याय के लिए इस्तेमाल करेंगे? फरहान जी, वो पैसा मुझे दिया गया था डॉक्टर कफील खान को रिहा कराने के लिए, ना को उनके परिवार को देने के लिए। पहली चीज़ बहुत क्लियर तरीके से, ना मैंने कहीं कमिट किया था कि उनके परिवार को देना है। लेकिन बार बार जो पैसे अभी मेरे पास बैलेंस पड़े हैं, मैं बार बार अपने पेज से लाइव वीडियोस आके, ट्विटर के माध्यम से, मैसेजेस, SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से उनके परिवार तक पहुँचा रहा हूँ कि भैया मेरे पास जो पड़ा है उसका हिसाब ले लो, जो पैसे मेरे पास बैलेंस आप हैंड ओवर ले लो, मुझे मुक्त करो, मैं ताकि दूसरा काम कर सकूं। लेकिन मेरी बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी अगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है, तो मैं इतना, मेरे पास फ्री समय नहीं पड़ा है कि उनके पीछे भागते रहूं। मेन मकसद था उनको आज़ाद कराना, वो मैं करा चुका हूं, या सारी देश ने मिल के कराया है। रही बात अभी IPS संजीव भट्ट की लड़ाई चालू है। अगर उनका परिवार इस पैसे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वो पैसा संजीव भट्ट की रिहाई के लिए इस्तेमाल होगा, और बाकायदा उसकी घोषणा करूंगा मैं। संजीव भट्ट का परिवार भी वो पैसा नहीं लेगा, तब आप क्या करेंगे? नहीं, कोई पैसा लेने को क्यों पैसा लेगा कोई मुझसे? सर, ये बात पैसे लेने, जनता ने जो दिया है, देखिए वो पैसा डॉक्टर कफील न ले तो संजीव भट्ट का परिवार भी न ले, फिर नहीं, सवाल ही नहीं ना उनके लिए। देखिए, जो एडवोकेट्स हम हायर करते हैं, अभी जो हम कंसल्ट करते हैं, उनको फीस देनी पड़ती है। कहीं मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं जैसे मैं कम से कम 8 बार मुंबई से इलाहाबाद गया, वो खर्चे हुए हैं ना। एयरपोर्ट वाला या एयरलाइंस वाला ये तो नहीं कहेगा भाई तू बहुत नेक काम कर रहा है, कफील खान के लिए जा रहा, जा टिकट फ्री देता हूँ। उनको तो पे करना है ना कहीं एक बात नहीं लगती, कुछ कसक सी इस बात की होती होगी आपको विनय दुबे, कि जब इस्तेमाल ही नहीं हुआ ये पैसा डॉक्टर कफील के लिए तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। बेवजह लोगों से मैंने अपील किया, या आज उसका मैं जिम्मेदार ठहराया जा रहा हूँ, ये जनता को मुझे जवाब देना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता ऐसा कि देखिए इस्तेमाल हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, पैसे उसके इस्तेमाल हुए, उसका पूरा एक्सपेंस है। टीचर्स उनके लोगों को मैं भेजता रहता था कि सर यहाँ पे इतने खर्चे किए हैं, सारी चीज़ें हैं। जो लमसम हिसाब है उनके परिवार को पता है, ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं है। रही बात, अगर मुझे ऐसा लगा कि किसी दिन डॉक्टर कफील का परिवार मुझे एक नेगेटिव फिगर में ला के खड़ा कर दिया है, और मैं सारी जो मेरी वीडियोज़ हैं जो उनके साथ में हुई हैं, सारी जो चैट्स हैं, सारी जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैं वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पे। मैंने अगर अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी बरती है, मैं चाहता हूं डॉक्टर कफील का परिवार भी आ गया है, नहीं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। लोग अगर मुझ पे उंगलियां उठाएंगे तो मेरे पास वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आदिल जी ने मुझे क्यों कहा था क्राउड फंडिंग करने के लिए, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास कॉल में पड़ी है, मैं रख दूंगा मैं आपके सामने। क्राउड फंडिंग का मतलब ये कि आपसे कहा गया था डॉक्टर कफील के परिवार के, यानी उनके भाई ने आपसे बोला था, आदिल ने? 9 तारीख से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें मैनेज करनी है, आप अपने एंड से मैनेज करिए। क्राउड फंडिंग की बात उनसे बहुत क्लियरली की गई, यानी आपने उनकी इजाजत लेके किया है? उस समय इजाजत थी, लेकिन अचानक से जब मैंने क्राउड फंडिंग कर दी, एक बार पब्लिकली अनाउंस हो गया, तो उनको बुरा लग गया चीजें। उनकी पत्नियां आगे आती है, अपनी वीडियो बनाती है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करना चाह रहा हूं जिसमें उनके परिवार का डैमेज हो, लेकिन अगर मेरी प्रेस्टीज पे, मेरे सम्मान पे जिस दिन मेरे ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, मैं सारी लोग आज सवाल कर रहे हैं विनय। मैं संयम में हूं सर, मैं वेट कर रहा हूं। किसी ने मुझे डेडलाइन दी हुई है,
वो डेडलाइन जिस दिन मेरा संयम खत्म होगा, सारी की सारी चीज़ें मैं पब्लिकली कर दूंगा, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग में वायरल कर दूंगा सबके सामने कि देखिए किसके बोलने पे मैंने किया था, कहाँ कितना पैसा दिया है, सारा चीज़ मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, उनके परिवार को बताया गया है, सारी चीज़ें मेरे पास है। मैं मजबूर हो जाऊँगा, मुझे वो सब रखना पड़ जाएगा और इसका केवल और केवल जिम्मेदार डॉक्टर कफील, उनके भाई, उनकी पत्नी रहेंगी। मैं अपना सम्मान नहीं खराब करूँगा इन चंद रुपयों के लिए। मैंने जो किया ईमानदारी से किया, उसका पूरा हकीकत रखता हूँ। मुझे अगर इस मामले में कुछ अपना प्रॉफिट देखना होता तो मैं स्टेटमेंट नहीं देता, या ना मैं बोलता कभी कि मैं हिसाब दूंगा। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ हिसाब दे रहा हूँ तो आप लो ना। उनके परिवार से रिक्वेस्ट है, आप लो भाई हिसाब मुझसे, क्यों छुप रहे हो पीछे? अगर आप सही हो तो क्यों छुप रहे हो पीछे? अदरवाइज मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, मुझे पब्लिकली जाना पड़ेगा। फिर आप चिल्लाइएगा नहीं कि विनय दुबे ने टाइम नहीं दिया। चलिए, आखिरी सवाल जो मेरे ऑफिस की तरफ से एक और पूछा जा रहा है, क्या बहुत जल्दी हम लोगों के कानों में आवाज़ पड़ने वाली है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन या किसी संगठन का गठन आप लोग करने जा रहे हैं, जिसमें चाहे विनय दुबे हों, काजल निषाद हों, पंकज श्रीवास्तव हों या मोहित शर्मा हों, आप लोगों का क्या पूरे देश की तरफ से अलग अलग लोग और ख़ासतौर से हमारे बनारसी बाबू भी, तमाम लोगों का क्या ऐसा है कि आप लोग कोई संगठन बनाने जा रहे हैं? जिस दिन भी हमारे माध्यम से ऐलान करना चाहेंगे इस बात का? सर, आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन भी हमारे मुंह से ये अल्फाज निकल गए कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं या संगठन बना रहे हैं, तुरंत जूता निकालिएगा और हमारे मुंह पे मार दीजिएगा। एक लाइन में बहुत स्पष्ट तरीके से, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है। हमें कोई विधानसभा तैयारी नहीं करनी। अगर मुझे तैयारी करनी होती या पंकज भाई को करनी होती तो दिल्ली के किसी सीट पे मेहनत कर रहे होते। इस तरह से बिहार दौरा, इस तरह से बनारस दौरा, उत्तर प्रदेश दौरा क्यों कर रहे होते? मुझे अगर अपनी विधानसभा या लोकसभा बनानी है तो मुंबई बनाऊंगा, मैं यहाँ दिल्ली में क्यों पड़ा हूँ? हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है और हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। हमारा पूरा प्रयास होता है जहाँ भी गलत है वहाँ पे आवाज़ उठाया जाए। पॉलिटिकली और संगठन, ये दो चीज़ें हमारे डिक्शनरी में नहीं है, ना हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन भविष्य में अगर इंडिपेंडेंटली कोई व्यक्ति पर्सनल लेवल पे जाना चाहता है, वो स्वतंत्र है, वो टीम से है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। हमारी ही टीम से कल को अगर कोई विधायक सांसद बनता है, हमें खुशी होगी। लेकिन भक्तों की तरफ से एक आवाज़ बार बार उठ रही है इसी बात को लेकर के, उनको कोई जवाब देना चाहेंगे आप इस माध्यम से? देखिए, भक्तों की बात, वो हमेशा उनका काम वही रहता है कि उनका पिछवाड़े में पेट्रोल में डालते रहता हूँ और डालते रहूँगा। कंगना रनावत के लिए जिस तरह से उन्होंने एकजुटता दिखाई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अगर प्रभु श्री राम जी का अस्तित्व है इस दुनिया में, लोग मानते हैं, उनकी श्रद्धा है, तो इन अंध भक्तों को कंगना रनावत जैसी बहन मिले, बेटी मिले, और जिसके लिए ये भगवान बना के रखते हैं, भगवान करे मोदी जी जैसा आपको आपके जीजा मिले। और यही प्रार्थना के साथ अंध भक्तों को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप हकीकत में इतना विश्वास करते हैं उनके ऊपर, तो ड्रग एडिक्ट एक्ट्रेस, खुले तौर पे एक्ट्रेस जिसने हर सारी चीज़ें की है, वैसी बहन आपको मिले, भगवान करे। और उनको जीजा जो मिले, आपको जो जीजा मिले, वो नरेंद्र मोदी जैसा। जीजा दामाद दोनों अर्ज किया है, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अंधभक्तों का हुआ हाल है शराबियों जैसा है। एक बार दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या अर्ज किया है, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। तबाह होकर के भी तबाही दिखती है, तबाही नहीं दिखती है। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अंधभक्तों की वो हालत है शराबियों जैसी। शराबियों को ये पता है कि हम शराब पीते हैं, हमारा घर परिवार बर्बाद हो रहा है। अंधभक्तों को पता है कि अंधभक्तों का पापा मंद बुद्धि का 70 साल का और परिपक्व युवा नरेंद्र मोदी जी, सरेंडर प्रधानमंत्री, फेल्योर प्रधानमंत्री, गपोरी प्रधानमंत्री, पनौती प्रधानमंत्री के कारण देश की स्थिति ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग हैं। ईस्ट इंडिया पार्ट 1 वाले को हमारे पूर्वजों ने 7 समुद्र पार खदेरा था। ये जो है ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार, इनको हम लोगों को खदेरना होगा, नहीं तो भारत में कुछ नहीं बचेगा। भगवान न करे जो दुश्मन हो उसको भी नरेंद्र मोदी जैसा ना दामाद मिले और ना ही बहनोई मिले। अंध भक्त जितनी मेहनत करते हैं ना सालों, तुम सभी को नीचे से कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर ले लद्दाख तक, तुम सभी को ना सालों नरेंद्र मोदी जैसा ही कर्तृत्ववादी यशस्वी जीजा और दामाद मिले, यही प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय दुबे वक्त निकालने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका मोहित शर्मा की आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। और आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया इस वक्त भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये जितने भी विचार व्यक्त किए गए हैं, चाहे वो पंकज श्रीवास्तव की तरफ से या फिर विनय दुबे की तरफ से या मोहित की तरफ से, वो इनके अपने ज़ाती व्यक्तिगत विचार थे जिसको आप लोग सुन रहे थे। और बिल्कुल ये बात मैं आपसे 100% ही कहना चाहता हूँ कि अपने मन की बात इन लोगों ने आकर के जिस तरह हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से आप तक
पहुंचाई है, आज के मौजूदा हालात को देखते हुए पहुंचाया है। आप तक वो पैगाम देने की कोशिश की है कि आज भी पहचान लीजिए, आज भी उस वक्त को, आज भी इस टाइम को कि जब रोजगारी का स्तर कहां तक, बेरोजगारी का स्तर कहां तक पहुंच गया और जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं वो किस तरह से दर दर भटक रहे हैं। दहलीजों पर कभी किसी फैक्ट्री में तो कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी देने वाला नहीं है और जिनकी नौकरियां भी थी वो भी आज छीन ली गई हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ ये लोग अपना विचार व्यक्त करने यहाँ पहुँचे, अपनी बात को रखने पहुँचे। और जिस तरह से उमर खालिद का मामला हुआ या वो जो UAPA लगाया गया है उनके ऊपर, या NSA में जो लोग बंद हैं, उनके लिए भी इन लोगों ने कहा, और ख़ास तौर से उमर के लिए कहा कि वो लोग जो साथ लेकर चलते थे, हाथ पकड़ के जो हम निवाला हम प्याला हुआ करते थे, आज उनका नहीं पता है। किसी एक ने उमर को लेकर के कोई ट्वीट नहीं किया, इंसाफ की बात उनके लिए नहीं की। यहाँ तक कि कहा विनय दुबे ने भी और पंकज ने भी कि उमर क्योंकि उमर है, मुसलमान है, उसकी सज़ा मिली है। बहरकैफ आप लोगों को खुद से समझना होगा और आज के मौजूदा हालात के ऊपर अपना, अपने बच्चों का और तमाम अपने समाज का ख्याल यकीनी तौर पर रखना होगा। तभी ये इत्तेहाद, इत्तेफाक और ये हिंदू मुस्लिम एकता, भारत की ये गंगा जमनी तहजीब बनी रहेगी। पहचानिए उन लोगों को जो आपके बीच में न जाने कहां कहां से झोले उठा के आए हैं, पहचानिए उन लोगों को। देश की जनता को समझना होगा, करबला की लड़ाई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी जी, करबला की लड़ाई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी और रामायण महाभारत हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। देशवासियों, पहचानो अपने धर्म के जालिम दरिंदों को, उन शैतानों को, और उन्हें भी मार के भगाना होगा, तभी जाके देश बचेगा। ये लोग जानबूझकर आपस में नफरत फैलाकर देश को लूट रहे, ये देश के लुटेरे हैं, देश के आधुनिक भारत के जयचंद हैं, और जो इनका सहयोग करने वाले लोग हैं वो तो समझ ही सकते हैं मीर जाफर की तरह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का देश विदेश से इस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।